नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश की न्याय प्रणाली में, न्याय व्यवस्था में एक अजीब सा सिलसिला चल रहा है जिसको आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि अगर ये फैसला आ रहा है तो क्यों, और उसी के जैसे दूसरे मामले में ये फैसला आ रहा है तो क्यों। आज एक फैसले की बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 3 जजेस की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस उज्जवल भुइयां। मामला क्या था? इरफान सोलंकी, पूर्व विधायक, कानपुर के सीसामऊ से ये चुने गए थे 2022 में। कानपुर में आपको याद होगा आगजनी हिंसा का मामला हुआ था। इन पर आरोप था भड़काने का। इन पर आरोप लगा, FIR दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद केस चला और इनको सज़ा मिली। सज़ा मिलते ही जो कानूनी व्यवस्था है उसके मुताबिक विधायक के रूप में इनकी जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई, ख़त्म हो गई। और आपको मालूम है कि ऐसे मामलों में अगर कोई जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद, अगर वो किसी अपराध का दोषी पाया जाता है जिसके लिए सज़ा 2 साल या उससे अधिक हो, तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाती है। इसके अलावा उस विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल और उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब वो सीट खाली हो गई। जैसे ही उनकी सदस्यता गई, चुनाव आयोग ने उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया और फिर नवंबर 2024 में इस पर बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में उनकी पत्नी यानी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो गई। अब इरफान सोलंकी हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले गए और वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे अभी 2-3 दिन पहले, और कहा कि उनकी सज़ा जो है उस पर रोक लगा दी जाए। अब आमतौर पर होता ये है कि जैसे ही सज़ा हुई उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अगर सज़ा पर रोक लग जाती है तो फिर आपकी सांसदी या विधायकी बहाल हो सकती है। लेकिन एक बार अगर चुनाव आयोग ने उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया, और इस मामले में तो बाई इलेक्शन भी हो चुका है, तो उनको फिर से उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकती। लेकिन वो हो सकता है जो राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी के साथ क्या हुआ? एक डिफेमेशन केस में उनको सज़ा हुई गुजरात के सूरत की कोर्ट से, और उनकी सदस्यता चली गई। उनको बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा। बाई इलेक्शन लड़े और फिर जीत कर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी। उसी के कारण वो दोबारा चुनाव लड़ पाए और उसके बाद आम चुनाव में 2024 के चुनाव में उम्मीदवार बन सके और फिर जीत कर आए। तो उनके 6+ जो कार्यकाल बचा हुआ था उसको मिलाकर 8 साल 9 साल जो भी होते हैं वो उतने समय तक के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगी। इरफान सोलंकी यही चाहते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 2027 के वो उम्मीदवार हों। अब वो सज़ा पर रोक के लिए गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिया वो सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है या फैमिली कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आपकी पत्नी यहाँ से विधायक हैं तो आप उनको विधायक क्यों नहीं रहने देना चाहते। अब ये किस तरह का सवाल है? उनकी पत्नी विधायक रहें या न रहें ये एक अलग मामला है। वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए गए कि उनकी जो सज़ा है उस पर रोक लगा दी जाए। उस पर रोक लगा दिए जाने का मतलब जो मैंने शुरू में बताया कि वो 2027 का चुनाव लड़ सकें। ये मामला हाई कोर्ट में पहले से है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिलीफ मांगने के लिए आपके वकील जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले से जा चुके हैं। सवाल ये है कि अगर रिलीफ मिल जाती है, इरफान सोलंकी को उनकी सज़ा पर रोक लग जाती है, तो उनकी पत्नी की विधानसभा की सदस्यता जो बचा हुआ कार्यकाल है 2027 तक, जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होती और विधानसभा भंग नहीं होती तब तक उनकी सदस्यता बची है। उससे तो कोई हटा नहीं सकता। फिर उनके बने रहने का क्या मतलब? क्या सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि 2027 में भी उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ें और उनकी पत्नी विधायक बनी रहें या न बनी रहें? ये सलाह तो मांगने गए नहीं थे इरफान सोलंकी। तो ऐसे में उनको ये सलाह देने का संवैधानिक या कानूनी आधार क्या है? सवाल इस बात का है। जो रिलीफ मांगने गए थे, आपको बताना था कि संविधान के कानून के मुताबिक वो रिलीफ मिल सकती है उनको या नहीं। उनकी सज़ा पर रोक लगाने का पर्याप्त
कानूनी और संवैधानिक आधार है या नहीं। अगर आप फैसला नहीं करना चाहते तो आप कहते कि आप हाई कोर्ट में पहले ही रिलीफ के लिए जा चुके हैं, हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से जो फैसला आएगा फिर हमारे पास आइएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी पत्नी को विधायक क्यों नहीं बने रहना देना चाहते। ये सवाल बड़ा विचित्र सा, कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसका कानूनी आधार क्या है, संवैधानिक आधार क्या है कि उनकी पत्नी या उनका कोई रिश्तेदार हो वो विधायक या सांसद बना रहे न बना रहे, इससे उनके केस का क्या मतलब। वो तो ये याचिका लेकर गए नहीं थे मेरी सज़ा पर रोक लगा दी जाए और पत्नी की सदस्यता खत्म कर दी जाए, फिर से बाई इलेक्शन हो और मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिले। ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो रिलीफ मांगने गए हैं वहाँ जाएं और अपनी पत्नी को विधायक बने रहने दें। अब कैसे रोका जा रहा है उनकी पत्नी को विधायक बने रहने से, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इरफान सोलंकी के वकील ने प्रेस किया तो सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका सुनने के लिए तैयार हो गया। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह का मामला जाए तो कहता पहले हाई कोर्ट जाइए, लेकिन हाई कोर्ट जाने के लिए कहने की बजाय सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका सुनने को तैयार हो गया है और कहा कि फैसले में अगली तारीख का जिक्र होगा, उसमें लिखा होगा कि कब है अगली तारीख। इस बीच में कल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को जमानत दे दी। वो अभी तक जेल में थे, जो सज़ा हुई थी उसके कारण वो जेल में थे, अब उनको जमानत मिल गई है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले से पूरे देश में हर ज़िले में एमपी एमएलए कोर्ट बनी। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि जितने राजनीतिक मामले हैं, खासतौर से जनप्रतिनिधियों के, उनका फैसला जल्दी होना चाहिए। होता यह है कि किसी के चुनाव के खिलाफ याचिका दायर हुई तो उसका फैसला आते आते अगला चुनाव हो चुका होता है, तो उस समय अगर उसकी सदस्यता रद्द होती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। वैसे भी इन्फ्रक्चर्स हो जाता है वो पूरा केस ही, पूरी याचिका ही, अगर नया चुनाव हो चुका है तो किसी के पक्ष में आए किसी के खिलाफ आए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि अगर चुनाव लड़ने पर रोक लगी है तब उसका जो है असर हो सकता है। तो एमपी एमएलए कोर्ट तो बन गए और उनको ये निर्देश दिया गया कि आप 1 साल के अंदर ऐसे मामलों का फैसला करेंगे। अब लोअर कोर्ट में जो मामला जाता है, इस विशेष अदालत में जो मामला जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जो भी मामला जाता है, सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा परिश्रम जो है वो लोअर कोर्ट के जजेस को करना पड़ता है, क्योंकि 30, 40, 50, 60 गवाह हैं, सबकी गवाही लेना, गवाही नोट कराना, उसके आधार पर और जो प्रमाण, जो सबूत दिए जा रहे हैं उनकी पड़ताल करना, और उसके बाद फिर दोनों पक्षों की बात सुनना, उसके आधार पर फैसला देते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो नए सिरे से कोई प्रमाण नहीं दिए जाते, नए सिरे से कोई गवाही नहीं होती। जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो संवैधानिक और कानूनी आधार पर उसको परखा जाता है, उसके गुण दोष को, कि वो सही है या नहीं है। उसी के आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। और आपको मालूम है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं। तो ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तो और कम समय लगना चाहिए, लेकिन होता यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो लोअर कोर्ट का फैसला है उस पर स्टे दे देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उन्होंने इस पर स्टे दिया हुआ है। कोई स्टे 1 साल चल रहा है, 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, 4 साल चल रहा है, चलता रहता है। अपने देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं पी चिदम्बरम, उनको कब से जमानत मिली हुई है ये शायद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री को भी याद नहीं होगा, क्यों जमानत मिली हुई है। और ऐसे कम हजारों मामले होंगे जिनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का स्टे है। तो फिर ये स्पेशल कोर्ट्स एमपी एमएलए के लिए बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। अगर स्पेशल कोर्ट 1 साल के अंदर फैसला सुना देती है और वो फैसला इम्प्लीमेंट ही नहीं होता अनंत काल तक, तो उस फैसले का मतलब क्या है। फिर इन कोर्ट्स का औचित्य क्या है, क्यों होनी चाहिए कोर्ट। इन कोर्ट में जो वकील काम करते हैं, जो जज काम करते हैं, उन पर काम का बोझ बढ़ रहा है और जो रिलीफ जिसको मिलना चाहिए, जो पीड़ित पक्ष है, उसको रिलीफ भी नहीं मिल रही है, जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा नहीं मिल रही है। ये किस तरह की न्याय प्रणाली चल रही है। सुप्रीम कोर्ट रोज़ निर्देश देता है, बड़े बड़े उपदेश देता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए। अभी एक तमिलनाडु के मामले में, तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में आपने देखा ही
कि 2 जजेस की बेंच ने फैसला दे दिया कि गवर्नर और राष्ट्रपति को जो भी विधेयक विधानसभा से पास हुआ है और राष्ट्रपति के मामले में लोकसभा से पास हुआ है, उस पर फैसला 3 महीने के अंदर देना होगा, नहीं देंगे तो उसको मंजूरी मान ली जाएगी। अब ये मामला ऐसा है, पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये एक तरह से संविधान में संशोधन करने जैसा है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, और वो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया हो ऐसा भी नहीं है, 2 जजेस की बेंच ने दिया। हालांकि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और इस सुनवाई के दौरान एक उदाहरण दिया सॉलिसिटर जनरल ने, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। उन्होंने कहा, जो आरोप लग रहा था कि गवर्नर या राष्ट्रपति देर लगाते हैं, कितने समय तक उसको रोक के रखेंगे ये पता नहीं होता, अनिश्चित काल तक रोका जाता है। तो सॉलिसिटर जनरल ने आंकड़े दिए कि 95 या 96% केस हैं जिसमें समय के अंदर फैसला हो गया, 1 महीने या 3 महीने के अंदर फैसला हो गया। कुछ ही मामले होते हैं जो रोके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि किसी केस में अदालत से 30 साल तक फैसला नहीं हो रहा है, तो क्या राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति उस केस को मंगवाएं अपने पास और कहें 30 साल से फैसला नहीं हो रहा, हम इस मुकदमे को ख़त्म करते हैं? क्या राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा? जाहिर है कि नहीं होगा, क्योंकि ये हस्तक्षेप होगा न्यायपालिका के काम में। तो जो न्यायपालिका कर रही है वो हस्तक्षेप है विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में। और मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ये जो फैसला है इसका दूरगामी असर बड़ा खतरनाक होगा। अगर कोई राज्य, उस राज्य की विधानसभा, जो भी सत्तारूढ़ दल है उसका बहुमत होगा, जाहिर है, वो प्रस्ताव पास कर दे कि वो भारत से अलग होना चाहता है, और गवर्नर रोक दे और राष्ट्रपति के पास जाए वो भी रोक दे, और 3 महीने तक उसका फैसला ना हो, क्योंकि अगर रिजेक्ट करके भेजेंगे तो दोबारा पास करके भेजा जाएगा, तो उनको मंजूरी देना मजबूरी हो जाएगी। तो क्या ये फैसला देश के हित में होगा? अगर गवर्नर या राष्ट्रपति रोकते हैं किसी विधेयक को जो विधानसभा से या लोकसभा से पास हुआ है, संसद से पास हुआ है, तो उसकी वजह होनी चाहिए। ये बात तो समझ में आती है, उसका कानूनी आधार होना चाहिए, औचित्य होना चाहिए। लेकिन उनको निर्देश देना, इस मामले में भी, इरफान सोलंकी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम हाई कोर्ट को निर्देश दे सकते हैं कि वो 6 महीने के अंदर फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को किसी मामले में समय सीमा के अंदर फैसला देने का निर्देश कैसे दे सकता है? वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कोई लोअर कोर्ट तो है नहीं जिसके बारे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का निर्देश दे सके। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही एक मामला ऐसा भी आया जिसमें मुकदमे की फाइल पेश की गई कोर्ट में, और उस फाइल में कोई कागजात ही, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। ऐसा भी मामला आया कि जिसके नाम से याचिका दायर हुई है, मुकदमा दायर हुआ है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कोई मुकदमा दायर ही नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। जब खोज हुई कि भाई ये कौन है जिसने ये याचिका दायर की है, तो पता चला ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो जिस तरह का मजाक बना दिया गया है पूरी न्याय प्रणाली को, जिस तरह से देश की न्याय प्रणाली और खास तौर से सर्वोच्च अदालतें सनातन धर्म के खिलाफ लगातार टिप्पणियां कर रही, फैसले तो दे ही रहे, टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे उनकी मानसिकता समझ में आती है। उससे समझ में आता है कि इस देश में जो लोग भी न्यायपालिका में पहुंचते हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं, जो इस देश की संस्कृति को घटिया समझते हैं। वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो हावी है उन पर, उसी के अनुसार उनका आचरण होता है, उसी के अनुसार उनकी टिप्पणियां होती हैं। अब मजबूरी ये है कि टिप्पणियों पर कोई मुकदमा हो नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई अपील में जा नहीं सकता, फैसले के खिलाफ ही जा सकता है, और टिप्पणी जो देते हैं वही खबर बनती है, और खबर ऐसी बनती है कि किसी की जान पर भी आ जाती है। नुपुर शर्मा उसका सबसे बड़ा उदाहरण। जो कुछ कहा गया अदालत में नुपुर शर्मा के बारे में वो जजमेंट में नहीं है, लेकिन टिप्पणी की गई, और उस टिप्पणी के कारण नुपुर शर्मा की जान आज तक खतरे में है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं?
और फिर कह रहा हूं कि खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति, खंडित मूर्ति के बारे में जो टिप्पणी की गई मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उसके लिए जवाबदेह कौन है? करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने की जो कोशिश हुई, भले ही उनका इरादा न रहा हो, भले ही वो कहें कि सभी धर्मों का एक तो सभी धर्म नहीं है, ये बात इस देश में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि धर्म केवल एक है, सनातन धर्म, बाकी मजहब है। ये सेकुलरिज्म के सिद्धांत ने सबसे बड़ा नुकसान जो किया है वो ये किया है कि मजहबों को धर्म की संज्ञा दे दी है, उस श्रेणी में खड़ा कर दिया है। इसलिए जो है, जब भी कम से कम अदालत को तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब ऐसे मामलों में फैसला करें तो धर्म और मजहब का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो रहा है और इस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। सरकार को कुछ करने में डर लगता है। डर ये लगता है कि फिर उसे कहा जाएगा कि वो जनतंत्र विरोधी है, वो संविधान विरोधी है, संवैधानिक अदालतों को अपना काम नहीं करने दे रही है, उनके काम में हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए सरकार हाथ खींच कर रखती है। सफ़र कौन करता है? देशवासी। सफ़र कौन करता है? जो पीड़ित है। तो ऐसे पीड़ित जो न्यायालय द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, वो न्याय मांगने कहाँ जाएं? ये एक बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में ये सवाल और बड़ा होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।